Yeah, good morning everyone. Today we are discussing class 7 transportation of animals and animals and plants, and we have already discussed, you can see our previous work in our lecture number 1. This is lecture number 2 of class 7 transportation in animals and plants. plants. ठीक है, we have to start from the case of sponges and hydra. तो स्पॉन्जीज और हाइड्रा जो होते हैं ये सबसे सिंपल एनिमल्स होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख भी सकते हैं। ये वाटर में रहते हैं एंड दे लिव मोस्टली इन सी वाटर, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं सामने। जबकि हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर में रहता है, राइट। ये बात आप ध्यान में रखना। स्पॉन्जीज और हाइड्रा जो होते हैं इनके ब्लड वेसल्स या हार्ट नहीं होता, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एनिमल्स सच एज स्पॉन्जीज एंड स्पॉन्स एंड हाइड्रा ये कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोसेस नहीं करते हैं। स्पॉन्स और हाइड्रा के अंदर जो वाटर होता है वही जहाँ पर ये रहते हैं वहीं से इन्हें फूड और ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि वही लगातार इनकी बॉडीज में एंटर करता है। इसके अलावा वाटर जो है वो CO2 कैरी करता है और बाकी वेस्ट मटेरियल को भी इनकी बॉडी से बाहर निकालता है। फॉर्मूला सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है। तो जो सिंपल एनिमल्स हैं जैसे कि स्पॉन्ज और हाइड्रा, इन्हें किसी तरीके की सर्कुलेटरी लिक्विड जैसे कि ब्लड इसकी जरूरत नहीं होती। इट इज द वाटर इन विच स्पॉन्ज एंड हाइड्रा लिव। तो ये वाटर ही है जहां पर ये स्पॉन्ज और हाइड्रा जो है रहते हैं और हेल्प करते हैं बहुत सारे मटेरियल्स को इनकी बॉडीज से मूव कराने के लिए। अमीबा और पैरामीशियम जो हैं ये भी टाइनी एनिमल्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं और इनमें कोई ब्लड नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम ये समझेंगे कि इस तरीके के एनिमल एक्सक्रीट कैसे करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसे वो अपनी बॉडी से कैसे बाहर निकालते हैं। वी ईट फूड, ड्रिंक वाटर एंड वी ब्रीथ इन एयर। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी फूड यूज करती है, वाटर यूज करती है या एयर यूज करती है, तो ये कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस जैसे कि वेस्ट मटेरियल वगैरह प्रोड्यूस करती है। ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं और इसी वजह से ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ये जो वेस्ट मटेरियल हैं इन्हें हमारी बॉडी से रिमूव किया जाना काफी जरूरी है, तभी हम हेल्दी रह पाएंगे, राइट। तो ये जो रिमूवल होता है बेटा वेस्ट मटेरियल्स का, जो प्रोड्यूस किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में, उसी को क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। ओके, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल ह्यूमन बॉडी के सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें CO2, यूरिया, यूरिया एक नाइट्रोजन का कंपाउंड है। आई रिपीट, ये एक नाइट्रोजन का कंपाउंड है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, राइट। आपको पता है फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जो यील्ड इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं और फर्टिलिटी सॉइल की इंप्रूव करती है। जो ह्यूमन बॉडी है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो वेस्टेज को रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से, आपको पता ही है। ये जो ऑर्गन्स हैं ये हैं लंग्स, किडनीज, स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स को हिंदी में ग्रंथियां कहते हैं। तो अब हम बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट कैसे हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं इसके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो CO2 है वो प्रोड्यूस हो रहा है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी सेल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब भी फूड ब्रोक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज में और एनर्जी रिलीज करेगा, तो CO2 जो है वो रिमूव होगी हमारी बॉडी से लंग्स के द्वारा, एक्सेलेशन के द्वारा। ठीक है, ये यानी कि जो हमारे लंग्स हैं वो एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं और रिमूव करते हैं किसको, वेस्ट प्रोडक्ट को, जिन्हें हम मतलब CO2 को वो हमारी बॉडी से इस तरीके से हटाते हैं। स्वेट यानी पसीना, स्वेट एक लिक्विड वेस्ट है हमारी बॉडी का। ये स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होती हैं। यही जो स्वेट है वो वाटर कंटेन करता है, कुछ सॉल्ट कंटेन करता है और काफी कम मात्रा में यूरिया भी कंटेन करता है। स्वेट हमारी बॉडी में से स्वेट ग्लैंड्स के द्वारा, स्किन के द्वारा निकलता है पसीने की फॉर्म में। आपको पता है कि गर्मी के दिनों में हमें बहुत पसीना आता है, बहुत स्वेट आता है, और जब ये स्वेट इवेपोरेट होता है
हमारी बॉडी से, तो इसे हीट की जरूरत होती है इवेपोरेशन के लिए। तो हम ये कहते हैं कि जब स्वेट इवेपोरेट हो रहा है तो हमारी बॉडी हीट लूज करती है और इसी वजह से हमें ठंडक का अनुभव होता है। तो स्वेटिंग दो टाइप के फंक्शन मेन परफॉर्म करता है। एक तो ये हेल्प करता है कि जो एक्सेस वाटर, कुछ सॉल्ट्स या थोड़ा बहुत यूरिया एज लिक्विड वेस्ट की फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, और इसके अलावा ये हेल्प करता है ताकि हमारी बॉडी कूल रहे ड्यूरिंग हॉट समर डेज। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार समर डेज में हम ये देखते हैं कि वाइट पैचेस फॉर्म हो जाते हैं हमारे क्लॉथ्स पर, ऐसे एरियाज में जो हमारे अंडर आर्म के एरियाज हैं। ये जो वाइट पैचेस हैं, ये जो सॉल्ट विच इज लेफ्ट ऑन द क्लॉथ्स, जो कपड़ों पे सॉल्ट रह जाता है, ठीक है ना, और जब उसमें वाटर प्रेजेंट होता है स्वेट के अंदर, वो इवेपोरेट होता है तभी रह जाते हैं। और एक पॉइंट हो रहा है, यूरिया जो है प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड फूड प्रोटीन्स। जो अनयूज्ड फूड प्रोटीन्स है उसके डीकम्पोजिशन के द्वारा लिवर में ये प्रोड्यूस होता है। और यूरिया ब्लड में से कैसे रिमूव किया जाता है? किडनीज के द्वारा किया जाता है। किडनीज जो है सबसे मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के अंदर, और किडनीज हमारे ही ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है। इसी को हम एक्सक्रेटरी या यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। सबसे मेजर जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में वो कौन है? यूरिया है। यही यूरिया हमारे ब्लड में मिक्स होता है और उसको डर्टी कर देता है। यूरिया एक पॉइजनस सब्सटेंस है जिसे बॉडी से रिमूव करना काफी जरूरी है। यूरिया और बाकी वेस्टेज अगर ब्लड में से रिमूव नहीं किए जाएंगे तो उस व्यक्ति की जल्द ही मृत्यु हो सकती है। हमारी किडनीज जो है ये यूरिया, एक्सेस वाटर और बाकी अनवांटेड सॉल्ट को हमारे ब्लड से रिमूव करती हैं। अब हम एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मैं चाहूंगा आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ें एक्सक्रेटरी सिस्टम का। Urea is a major waste product produced in our body. The urea and other unwanted salts dissolve in water in the body to form a yellowish liquid waste called urine. The excretory system collects the liquid waste of the body and helps get rid of them. तो एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करेंगे। ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारे किडनी वेन्स है, ये रेनल वेन है, ये वाली, ये रेनल आर्टरी है, ये हमारी दो किडनीज हैं, ये ट्यूब है यूरेथ्रा या यूरेटर कहते हैं इसे, ये ब्लैडर, ये यूरेथ्रा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, ये पीनस हो सकता है या वजाइना हो सकती है फीमेल के केस में, राइट। तो यूरिया एक मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। यूरिया और बाकी अनवांटेड सॉल्ट जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, बॉडी में, ताकि वो एक येलोइश लिक्विड फॉर्म कर सके वेस्टेज की फॉर्म में, जिसे यूरिन कहते हैं। जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो लिक्विड वेस्टेज को कलेक्ट करेगा बॉडी के यूरिन की तरह और उससे छुटकारा पाएगा। जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, उसके अंदर मेन जो ऑर्गन्स है, दो किडनी है, दो यूरेटर है, ये यूरेथ्रा भी कहते हैं इसे, एक ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है, राइट। ये यूरेटर और ये वाला पार्ट यूरेथ्रा, ठीक है। जो किडनीज हैं वो बीन शेप्ड होती हैं, जैसे कि राजमा होता है, राजमा के दाने आपने देखे होंगे थे ना। बीन शेप ऑर्गन्स होती हैं टुवर्ड्स द बैक ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी में पीछे की तरफ होती हैं ये, जस्ट अबव द वेस्ट। हर व्यक्ति की दो किडनीज होती हैं, और जो डीकम्पोजिशन होता है अनयूज फूड का या प्रोटीन्स का लिवर में, वो यूरिया एज अ वेस्टेज प्रोड्यूस करता है। ये जो यूरिया है फर्दर ब्लड में जाता है, और जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर वो कॉन्स्टेंटली पास किया जाता है हमारी किडनीज के द्वारा। किडनीज का मेन फंक्शन अंडरलाइन कर लीजिए, ब्लड को ही फिल्टर करना है और यूरिया को रिमूव करना है। ऐसा कुछ इस तरीके से होता है, हर किडनी में थाउजेंड्स ऑफ टाइनी फिल्टर्स होते हैं, उन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। जब ब्लड कंटेनिंग यूरिया और बाकी वेस्टेज सॉल्ट पास करेंगे नेफ्रॉन में से, जो कि किडनीज में प्रेजेंट है, ये नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर कर देते हैं और यूरिया को रिमूव कर देते हैं, और बाकी अनवांटेड सॉल्ट्स को भी रिमूव कर देते हैं। और जो लिक्विड किडनीज में बच जाता है वो एक येलोइश लिक्विड होता है, उसी को हम यूरिन और हिंदी में इसे मूत्र कहते हैं, और यही यूरिया कंटेन करता है।
और बाकी वेस्ट सॉल्ट भी कंटेन करता है और एक्सेस वाटर भी कंटेन करता है। जो यूरिन हमारा किडनीज में फॉर्म हो रहा है वो फिर ब्लैडर में जाएगा, ट्यूब्स के थ्रू जाएगा। ये वाली ट्यूब्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्हें यूरेटर्स कहते हैं इन ट्यूब्स को। और ये जो यूरिन है ये ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, ठीक है हमारे। तो ब्लैडर एक तरीके का बैग है, इसी वजह से इसको यूरिनरी ब्लैडर भी कहा जाता है। जो यूरिन कलेक्ट हो रहा है ब्लैडर के अंदर वो पास आउट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू द ओपनिंग एट द एंड ऑफ अ ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। यूरिन एक येलोइश लिक्विड है जो कंसिस्ट करेगा 2.5% यूरिया, 2.5% बाकी वेस्टेज को और 95% वाटर को। कोई भी अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है वो लगभग 1 से लेकर 1.8 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे जो है इजेक्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किडनी फेलियर की। पढ़ेंगे आप किडनी फेलियर के बारे में? The normal functioning of kidneys is essential for good health. Sometimes a person's kidneys may stop working due to infection or injury. When kidneys do not work properly, they are not able to remove the waste due to infection or injury and product urea from the waste product जो होता है यूरिया में से वो हटा नहीं सकते इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से। थैंक यू। जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है किडनीज की वो काफी एसेंशियल है गुड हेल्थ के लिए। कई बार किसी भी व्यक्ति की किडनी एकदम अचानक काम करना बंद कर देती है, तो या तो उसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है या तो उसमें इंजरी हो सकती है। अगर किडनीज प्रॉपरली काम नहीं करेगी तो जो वेस्टेज प्रोडक्ट है यूरिया वो ब्लड से फिल्टर नहीं कर पाएगी, अलग नहीं कर पाएगी। कंप्लीट फेलियर ऑफ किडनी में जो है बहुत ज़्यादा यूरिया एक्यूमुलेट हो जाता है पर्सन के ब्लड में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यूरिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, एक पॉइजनस सब्सटेंस है। तभी ये जो एक्यूमुलेशन होता है काफ़ी ज़्यादा यूरिया का ब्लड ऑफ पर्सन में, वो अल्टीमेटली उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। कोई भी जो व्यक्ति है जिसका किडनी फेलियर हुआ है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा जब तक उसके ब्लड को फिल्टर ना किया जाए पीरियोडिकली। एक किडनी की एक मशीन है, आपने देखा भी होगा, इस प्रोसीजर को डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। इस मशीन का बस इतना सा ही काम है, ये ब्लड में से यूरिया को अलग करती है। जो प्रोसीजर क्लीनिंग ऑफ ब्लड के लिए किसी भी पर्सन के द्वारा यूज किया जाता है जिसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया को अलग करते हैं उसे क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? डायलिसिस। और जो ब्लड होता है किसी भी पर्सन का जिसे किडनी फेलियर हुआ है उसे रेगुलरली फिल्टर करना पड़ता है इसी किडनी मशीन या डायलिसिस मशीन के द्वारा, ताकि यूरिया और बाकी वेस्टेज सॉल्ट जो है इससे रिमूव किया जा सके। क्योंकि जो किडनी मशीन है वो डैमेज किडनी का वर्क करती है, राइट। यानी कि जो किडनी मशीन है कई बार हम उसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। ये जो डायलिसिस मशीन है इसे हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। ये जो आर्टिफिशियल किडनी है ये एक ऐसी मशीन है जो यूरिया या बाकी वेस्ट सॉल्ट को किसी भी पर्सन के ब्लड से अलग कर देगी और ब्लड को फिल्टर कर देगी। सबसे बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन किडनी फेलियर का ये है किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए। इसमें आपको किसी की किडनी की जरूरत पड़ेगी अगर आपको ये डिसीज है तो। किडनी ट्रांसप्लांट में जो डैमेज किडनी है उसे रिमूव किया जाता है और जो मैचिंग किडनी डोनेट की गई है हेल्दी पर्सन के द्वारा उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है एक सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा। अब हम बात करेंगे कि बाकी एनिमल्स में कैसे एक्सक्रेशन होता है। सबसे मेजर एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट है ह्यूमंस में वो यूरिया है। बाकी एनिमल्स भी ऐसे ही एक्सक्रीट करते हैं, यूरिनेट करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से निकालते हैं। इस तरीके से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट यानी कि बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। अब वो किस एनिमल से कैसे रिमूव किए जा रहे हैं ये डिपेंड करेगा पानी की अवेलेबिलिटी पे, वाटर की अवेलेबिलिटी पर। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी के अंदर ही रहते हैं, आपको पता है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो एक्सक्रीट करेंगे सेल वेस्टेज को गैशियस फॉर्म में, अमोनिया फॉर्म में। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है। आप भी नोट करते रहिए अपनी बुक में, साथ में NH3 आप लिख सकते हैं।
तो ये डायरेक्टली डिसॉल्व करेगा वाटर में, अमोनिया डायरेक्टली पानी में घुल जाता है। यानी जैसे बात करेंगे फिश की, फिश एक्सक्रीट करेगा सेल वेस्टेज को गैशियस फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में, जो कि पानी में डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाता है। जो लैंड एनिमल्स हैं उनमें कम पानी की अवेलेबिलिटी होती है। लैंड एनिमल जैसे कि बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, ये एक वाइट कलर का वेस्टेज, उसे यूरिक एसिड कहते हैं, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, उसे एक्सक्रीट करते हैं, राइट। टिश्यू की बात करें, इससे पहले कि हम लर्न करें कि ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस का प्लांट्स में कैसे होता है, हमें टिश्यू का मतलब समझना पड़ेगा। टिश्यू एक ऐसा ग्रुप है जो सेम सेल से मिलकर बना है और वो इकट्ठे ही एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का टिश्यू के अंदर, ये डिपेंड करेगा फंक्शन पर, जो भी फंक्शन टिश्यू ने परफॉर्म करना है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर टिश्यू को वाटर कैरी करना है फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ प्लांट टू इट्स लीव, तो जो ट्यूबुलर सेल्स होंगे, मतलब ट्यूब लाइक जो सेल्स होंगे, वो अरेंज होंगे ओवर द अदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। अब मैं चाहूंगा आप वेस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ें। Those tissues which transport water, minerals, and food to different parts of a plant are called vascular tissues. There are two types of vascular tissues in a plant, xylem and phloem. The tissue which carries water and minerals from the roots to the leaves of a plant is called xylem. The tissue which carries food from the leaves to other parts of the plant is called phloem. ओके, थैंक यू। अब हम बात करेंगे वेस्कुलर टिश्यूज की। ऐसे टिश्यूज जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मिनरल्स को और फूड को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में, उन्हें क्या कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। दो टाइप के वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ऐसे टिश्यू जो वाटर और मिनरल कैरी करेंगे रूट्स से लीव्स ऑफ प्लांट की तरफ, उन्हें क्या कहेंगे? जाइलम। और ऐसे टिश्यूज जो फूड कैरी करेंगे लीव से बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट में, उन्हें क्या कहेंगे? फ्लोएम। ये ध्यान रखना। जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे कि रूट्स, स्टेम्स, ब्रांचेस या लीव्स, वो वेस्कुलर टिश्यूज ही कंटेन करते हैं, जिनमें फर्दर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं वो ट्यूब्स, एक तरीके की ट्यूब्स होती हैं जो ट्यूबुलर सेल से मिलकर बने हैं, जो अरेंज हैं एंड टू एंड में। जाइलम टिश्यूज डेड जाइलम सेल से मिलकर बने हैं, जबकि फ्लोएम टिश्यूज जो हैं वो लिविंग फ्लोएम सेल से मिलकर बने हुए हैं, वन ओवर द अदर। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। और अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स के बारे में, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में हम बात करते हैं। पढ़िए, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कैसे होता है। We have already learned that plants take up water and dissolve minerals from the soil through their roots and transport it to leaves for preparation of food. The leaves of plant prepare food by using water brought in from soil and carbon dioxide taken from air during photosynthesis. And this food has to be transported from the leaves to all other parts of the plant, which cannot make food themselves. This means that plants needs a transport system to carry water and dissolved minerals absorbed by the roots up to the leaves and to carry food to all the parts of the plant including roots. तो अभी हमने ये ऑलरेडी पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर को टेक अप करते हैं, राइट। और फर्दर डिसॉल्व्ड मिनरल्स को भी टेक अप करते हैं सॉइल से Yes. और रूट्स के थ्रू, और फर्दर उसे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं एक और जूम कर लेता हूँ आपके लिए, एक सेकेंड। फर्दर उसे ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, ये ज्यादा जूम हो गया, 1 सेकेंड। एक सेकेंड, हाँ, जो ये थोड़ा सा ज्यादा, 1 सेकेंड, हाँ बेटर है। जो लीव्स होती हैं प्लांट की, वो फूड प्रिपेयर करती हैं और वो वाटर को यूज करते हैं, विच इज ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ सॉइल एंड CO2, जो कि फोटोसिंथेसिस के समय पे ली जाती है। और ये जो फूड होता है इसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है लीव से बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट में, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखना। बाकी पार्ट
बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट में इसे ट्रांसफर करना पड़ता है। और ये जो फूड है, देखिए प्लांट को भी आपको पता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है ताकि वो वाटर कैरी कर सके, ठीक है ना। और वाटर के अलावा उसमें जो डिजॉल्व्ड हैं, डिजॉल्व्ड मिनरल्स हैं, इन्हें भी कैरी कर सके। और ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट्स के द्वारा और ताकि लीव्स तक पहुंचाए जा सके। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक और काम है ताकि ये फूड को कैरी कर सके। जो लीव्स में ही फूड बनता है आपको पता है, और वो सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाया जा सके। अगर आपको वाटर को कैरी करना है या डिजॉल्व्ड मिनरल्स को कैरी करना है एज वेल एज प्रिपेयर्ड फूड, तो प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा एक सिस्टम, ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट्स में, इसमें लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं या वेसल्स होती हैं, इन्हीं को ही जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूं कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे सब्सटेंसेस को प्लांट्स में। ये जाइलम और फ्लोएम जो है ये कैरी करेंगे काफी सारे सब्सटेंसेस को सॉल्यूशन फॉर्म में, पूरा प्लांट में हर तरफ पहुंचाएंगे और फर्दर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट का। जाइलम और फ्लोएम वेसल्स जो है ये प्रेजेंट होंगे सभी पार्ट्स में प्लांट के, जैसे कि रूट्स में, स्टेम यानी तना, रूट्स यानी जड़ों में, ब्रांचेस में, लीव्स में। जाइलम और फ्लोएम जो वेसल्स हैं वो वेस्कुलर टिश्यूज फॉर्म करेंगे प्लांट में, और ये जो पार्ट होता है ये प्ले किया जाता है जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज के द्वारा, और ये हेल्प करता है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। अब मैं एक फिगर की हेल्प से आपको ये समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। जो वेस्कुलर टिश्यू है इसे हम जाइलम भी कहते हैं, ये वाटर कैरी करेगा और मिनरल जो उसमें डिसॉल्व है उन्हें कैरी करेगा। और ये रूट से अपवर्ड स्टेम के थ्रू होता हुआ, देख रहे हैं ना, जाइलम वेसल वाटर और डिसॉल्व मिनरल को कैरी कर रहा है, और ऊपर ये स्टेम तने में ले जा रहा है और लीव के हर पार्ट में, देख रहे हो ना, यहाँ से जा रहा है, राइट। यस। पर ये वाटर को ही मेनली कैरी करता है, डिसॉल्व्ड मिनरल्स को भी कैरी कर लेता है। जाइलम जो टिश्यू है वो एक कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क है वेसल्स का या चैनल्स का, जो कनेक्ट करेगा रूट्स को लीव्स में, स्टेम के थ्रू और ब्रांचेस के थ्रू, और फर्दर ट्रांसपोर्ट कर देगा वाटर को टू द लीव्स ऑफ द एंटायर प्लांट। ये जो वाटर है ये फिर राइज अप करेगा रूट से अपवर्ड, प्लांट में राइज अप करेगा, ठीक है। यस। किसी भी प्लांट के अंदर जो वाटर है वो इवेपोरेट करेगा लगातार लीव्स से, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं लीव्स में, छोटे छोटे से होल्स जिन्हें पोर्स भी कहा जाता है, और फर्दर स्टोमेटा कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहा जाता है, ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। आप चाहे तो फिगर भी ये बना के देख सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो ये जो कॉन्टिन्यूस इवेपोरेशन हो रहा है वाटर का फ्रॉम द लीव्स, ये एक तरीके का सक्शन फोर्स क्रिएट करेगा जो वाटर को ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक है, फ्रॉम द रूट्स अपवर्ड थ्रू द स्टेम, और फर्दर लीव्स की हर ब्रांच में ले जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ये जो सक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है जाइलम वेसल्स में ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स के द्वारा, ये कुछ ऐसा सिमिलर है कि जैसे कोका या मतलब कोक, या आप पेप्सी जब भी स्ट्रॉ से पीते हैं तो उसको सक करते हैं ऊपर की तरफ, कुछ उसी के सिमिलर है। तो ये जो ट्रांसपिरेशन है ये एक तरीके का सक्शन फोर्स क्रिएट करेगा जो वाटर को ऊपर की तरफ खींचेगा, और फर्दर वाटर रूट्स के द्वारा जो सॉइल में प्रेजेंट है एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और लीव्स तक स्टेम और ब्रांचेस के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा। जो वेस्कुलर टिश्यूज है इसे फ्लोएम कहते हैं, ये फूड को कैरी करेगा फ्रॉम द लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग रूट्स। तो ये जो फ्लोएम टिश्यू है ये एक नेटवर्क ऑफ वेसल बनाएगा, ये चैनल बनाएगा आप कह सकते हैं, जो लीव्स को कनेक्ट करेगा हर पार्ट ऑफ प्लांट में इंक्लूडिंग रूट्स। तो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड का पूरे प्लांट के अंदर, आपको ये बात नोट करनी है कि जो भी फूड लीव्स में बन रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान उसमें ग्लूकोज होगा, मेनली शुगर होगा, और वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा बाकी सारे प्लांट के अंदर एक सॉल्यूशन की फॉर्म में,
और इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन कहते हैं। तो बेटा एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ये फोर्स क्या करेगी, ये पुश करेगी डिजॉल्व्ड फूड को फ्लोएम वेसल में और फर्दर जनरेट करेगी बाय द phloem cells और phloem tissues of the plant। ठीक है, अब मैं चाहूंगा आप ये पढ़ें, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। The process of transpiration bracket evaporation of water from the leaves serves a very useful function in the plant because it generates a suction force in xylem which can pull water from the roots up to great height in the tall trees. ओके थैंक यू। ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन का, जिसमें इवेपोरेशन हो रहा है वाटर का लीव से, ये काफ़ी यूजफुल फंक्शन प्लांट्स के अंदर परफॉर्म करता है, क्योंकि ये एक तरीके का सक्शन फोर्स बनाता है जाइलम के अंदर, जो वाटर को खींच लेगा रूट से ग्रेट हाइट पर, टॉल ट्रीज में भी पूरा ऊपर तक पानी चला जाएगा, राइट। Yes. और एक और फंक्शन है ट्रांसपिरेशन का कि वो गर्म वेदर में भी प्लांट को ठंडा रखेगा। अब ये जो होता है ये कूलिंग विच इज कॉज बाय इवेपोरेशन, जैसे आप गर्मी में बाहर से एकदम खेल के आओ, पसीने पसीना हो, पूरा स्वेट से भरे हुए, और फैन के नीचे बैठ जाओ तो आपको बड़ा ठंडक का अनुभव होगा, तो उसे भी इवेपोरेशन कॉज बाय कूलिंग ही कहा जाता है। ठीक है, आपको ये बात नोट करनी है कि जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है ये इंक्रीज करेगा मूविंग एयर में, जितनी हवा तेज चलेगी, जितनी विंड स्पीड ज्यादा होगी, इवेपोरेशन का रेट उतना ही फास्टर होगा, क्योंकि जो मूविंग एयर है वो वाटर वेपर को लीव से ले जाएगी फटाफट, जो स्टोमेटा के थ्रू आ रहे हैं। यानी कि जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो भी बढ़ जाएगा अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द रेट बढ़ जाता है तो। यानी कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन है थ्रू द रूट्स, उन्हें आप इंक्रीज कर सकते हैं बाय कीपिंग अ पॉटेड प्लांट अंडर द फैन। ठीक है, एक पॉटेड प्लांट को फैन के पास रख दो तो ये रेट बढ़ जाएगा। स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया, जो प्लांट की लीव्स पर पाए जाते हैं। इनका जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ये कंट्रोल करेगा गैसेस के पैसेज को, उसके प्रवाह को, ताकि जो वाटर वेपर इनके अंदर और बाहर हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे जो CO2 गैस है वो एंटर करेगी, ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर जाएगी स्टोमेटा के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो जो वाटर वेपर्स हैं वो भी पास आउट करेंगे स्टोमेटा के थ्रू ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ये जो लेक्चर है हम लखमीर सिंह क्लास 7 से पढ़ा रहे हैं, अगर आपको भी इस बुक की PDF चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वाटर सॉइल से जाइलम वेसल्स में और रूट्स में कैसे पहुंचता है, क्या आप रीड करेंगे? We have just studied that water and minerals dissolved in it are carried from the roots of a plant to the leaves by the xylem vessels. Now, the xylem vessels of a root is in the center of the root and is surrounded by a large number of cells of the root. अभी अभी आपने पढ़ा कि वाटर और उसके अंदर जो मिनरल डिसॉल्व हैं वो कैरी किए जाते हैं रूट्स ऑफ प्लांट से लीव्स में बाय द जाइलम वेसल्स। अब ये जो जाइलम वेसल्स हैं किसी भी रूट की, वो सेंटर ऑफ द रूट में प्रेजेंट होती हैं और वो सराउंडेड होती हैं लार्ज नंबर ऑफ बाकी सेल्स के द्वारा जो रूट में होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो जाइलम वेसल है रूट की, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती हैं विद द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल पार्टिकल्स। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वाटर है सॉइल से कैसे ये रीच करेगा जाइलम वेसल में, जो कि सेंटर ऑफ द रूट ऑफ प्लांट में प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि काफी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वाटर जो है सेल टू सेल मूव करता है, तभी जो वाटर है जो कि सॉइल में प्रेजेंट है और रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सबसे पहले वो सेल से एक सेल से दूसरे सेल में आउटर पार्ट में रूट के, जब तक वो जाइलम वेसल में ना पहुंच जाए सेंटर ऑफ द रूट पर। ये पॉइंट आपको इस डिस्कशन से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये फिगर के साथ मैं आपको समझाता हूं कि ये मूवमेंट कैसे हो रहा है वाटर का सॉइल से, कैसे ये रूट हेयर में जा रहा है। ठीक है, जो रूट्स हैं उनमें काफी सारे नंबर ऑफ रूट हेयर्स हैं। ये जो रूट हेयर्स हैं ये कांटेक्ट में होंगे with the water present between the soil particles।
ये जो वाटर है जो कि सॉइल से एंटर करेगा रूट में थ्रू रूट हेयर, ये जो लार्ज नंबर ऑफ फाइन रूट हेयर है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा ऑफ द रूट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल water, due to which more water can be absorbed by the root at a rapid rate. अब इस डायग्राम को हम सिंपल रखेंगे और यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है, देखो जाइलम वेसल आप देख सकते हैं स्टेम में, और ये जाइलम वेसल को आप देख सकते हैं रूट में। ये फिल्म है वाटर की, ये सॉइल पार्टिकल है, ये रूट हेयर आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सारे रूट सेल्स हैं, ये भी रूट सेल्स हैं, और ये वही रूट हेयर हैं सेम। तो ये एक डायग्राम है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कैसे वाटर रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल में से, और फिर फर्दर एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाया जाता है जब तक वो जाइलम वेसल में ना पहुंच जाए जो कि सेंटर ऑफ द रूट पर प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर की रूट हेयर से जाइलम वेसल में कैसे जाता है। रूट हेयर जो होते हैं वो आउटर सरफेस पर होते हैं रूट के, और जो जाइलम वेसल है वो सेंटर ऑफ रूट पर प्रेजेंट है। तो काफी सारे सेल्स हैं रूट के जो रूट हेयर और जाइलम वेसल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। वाटर जो कि एब्जॉर्ब किया जा रहा है रूट हेयर के द्वारा सॉइल से, वो मूव करेगा सेल टू सेल रूट में और अल्टीमेटली एंटर कर जाएगा जाइलम वेसल में जो कि लोकेट है सेंटर ऑफ द रूट पर। जब वाटर रीच कर जाएगा जाइलम वेसल ऑफ रूट में तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और फर्दर इंटरकनेक्टेड जाइलम वेसल रहेगा स्टेम ब्रांचेस और फर्दर लीव्स ऑफ प्लांट में। इन सब डिस्कशन से ये पता लगता है कि जो वाटर और डिसॉल्व्ड मिनरल है सॉइल से वो एंटर करेंगे रूट हेयर के थ्रू, और रूट हेयर से वाटर सेल टू सेल होता हुआ जाइलम वेसल तक पहुंच जाएगा, राइट। ये आपको पता ही है। फ्रॉम द जाइलम वेसल रूट में वाटर जो है अपवर्ड मूव कर रहा है ब्रांचेस ऑफ लीव में। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है, मैं चाहूंगा आप एक बार ये एक्टिविटी रीड करें। The fact that for very short distances, water can move from cell to cell without xylem vessels can be demonstrated by performing activity as follows. Take a large raw potato and cut it into two halves. Now take one cut potato piece and peel its outer skin. Cut its round end slightly to make its base flat. Make a deep cavity in the center of the potato piece and fill half of the cavity of potato piece with sugar solution and mark the level of sugar solution in it by inserting a pin through the potato wall. चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इस एक्टिविटी में देखिए हम बात करेंगे कि काफी शॉर्ट डिस्टेंस पे जो वाटर है वो सेल टू सेल मूव करता है बगैर जाइलम वेसल के। इसे हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जिसमें हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हमें एक बड़ा सा रॉ पोटैटो चाहिए, कच्चा पोटैटो चाहिए, कच्चा आलू, और उसको हमें दो हाफ्स में कट कर देना है। अब एक जो कट पोटैटो पीस है उसकी स्किन उतारनी है, जो ऊपर से उसके छिलका है वो उतारना है, उसे राउंड कट करना है जैसा कि आप सामने फिगर में देख सकते हैं। कट इट्स राउंड एंड स्लाइटली ताकि जो उसका बेस है वो फ्लैट हो जाए, ठीक है, इस तरीके से करना है। उसके बाद एक डीप कैविटी बनाना है सेंटर ऑफ पोटैटो पीस में, और हाफ ऑफ द कैविटी ऑफ पोटैटो के अंदर हमें शुगर सॉल्यूशन डाल देना है, चीनी का पानी, ठीक है ना। उसमें हम एक पिन इंसर्ट करेंगे थ्रू द पोटैटो वॉल, देख सकते हैं आप, ड्राइंग पिन ले सकते हैं इसके लिए। और उसके बाद ये जो पोटैटो पीस है जिसमें हमने शुगर सॉल्यूशन डाला था इसे हमें एक पेट्री डिश में डाल देना है जिसके अंदर कम मात्रा में पानी हो। तो लेवल जो होगा वाटर का, जो पेट्री डिश होती है वो पिन के लेवल से बिलो रखना है, ठीक है ना। और इस एपरेटस को ऐसे ही रखे रहने देना है थोड़े समय तक। कुछ घंटों बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो लेवल होगा शुगर सॉल्यूशन का पोटैटो में वो राइज कर जाएगा अबव द लेवल ऑफ पिन मार्क, पिन के मार्क से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसका ये मतलब है कि शुगर सॉल्यूशन के अंदर जो पोटैटो कैविटी है उसमें इंक्रीज हुआ है, यानी कि जो लेवल है शुगर सॉल्यूशन का वो तभी राइज कर सकता है जब
पेट्री डिश में से कुछ पानी वो पास कर जाएगा थ्रू द वॉल्स ऑफ द पोटैटो और उसके अंदर चला जाएगा। पोटैटो के अंदर वाले हिस्से में जहाँ पिन लगाई थी ना, उससे देखो वो पिन डूब गई अब पानी के अंदर, हाँ। पोटैटो के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जो पानी था वो पोटैटो के अंदर चला गया। और वॉल्स ऑफ पोटैटो जो है वो टाइनी सेल से मिलकर बनी है जो कि इकट्ठे ज्वाइन है। तो पेट्री डिश में से कुछ पानी निकल के, आप चाहें तो कोई बड़ा सा बाउल यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। सिंस द वाटर फ्रॉम द पेट्री डिश वो पास करेगा वॉल्स ऑफ पोटैटो में से जो सेल से मिलकर बनी है, और ये शो करेगा कि जो वाटर है वो सेल टू सेल मूव करेगा पोटैटो वॉल में और अंदर कैविटी में पहुंच जाएगा। तो क्लास, ये लेक्चर नंबर 2 था और ये हमारी आज वीडियोग्राफी ओवर हुई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल की। जल्द ही बाकी चैप्टर्स के लिए क्लास 7 के लिए हम वीडियोस बनाएंगे। टिल देन, थैंक यू।